हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ देव और मैं आपका इस पढ़ाई के मीठे और सुहाने सफ़र में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने इसके जो है कोर्स कोड BEVAE 181 यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ के इंट्रोडक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब हम ब्लॉक 1 पे आ गए हैं, तो आज हम ब्लॉक 1 पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए हम वो काम करते हैं जो हम करने आए हैं, यानी पढ़ाई। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ब्लॉक 1 BEVAE 181 एबिलिटी इनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स ऑन एनवायरमेंटल स्टडीज का ब्लॉक 1, जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। तो इसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, अब इसकी डिटेल में जाएंगे। यूनिट 1 जो है आवर एनवायरमेंट, यूनिट 2 इकोसिस्टम है, यूनिट 3 मेजर इकोसिस्टम्स। तो चलिए इसकी इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। ओके, यस, ओके देन। तो ब्लॉक 1 इंट्रोडक्शन। Earth is the only known planet in the solar system that supports life. अर्थ एक लौता ऐसा प्लेनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है हमारे सोलर सिस्टम में। डिस्पाइट द वास्टनेस ऑफ अर्थ, लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन अ वेरी थिन लेयर एनवलपिंग द अर्थ कॉल्ड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर पे ही लाइफ होती है। इतने बड़े अर्थ होने के बावजूद सिर्फ बायोस्फीयर ही है, उसमें ही लाइफ होती है। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी विच अनेबल्स कंटिन्यूअस इंटरेक्शन अमंग वेरियस लाइफ फॉर्म्स। सन एक लौता ऐसा एनर्जी सोर्स है जो कि हमें इंटरैक्ट करने के लिए देता है, यानी कंटिन्यूसली इंटरैक्ट कर पाते हैं, जिसके कारण लाइफ फोर्सेस, वेरियस लाइफ फोर्सेस के में इंटरैक्शन होता है। इसका एक लौता कारण जो है वो सन ही है, जो एक ऐसा एनर्जी सोर्स है। फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देयर हैज बीन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड नेचर, बट इट इज चेंजिंग। बहुत लंबे समय से ह्यूमन बीइंग और नेचर के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहा है, पर अब ये चेंज हो रहा है ड्यू टू excessive human interference and unsustainable practices. Millions of people's life and livelihood are at risk. इंटरफेरेंस, ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण और अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के कारण हजारों लाखों लोगों के जो लाइवलीहुड है और जिंदगी है वो रिस्क पे आ गई है। Therefore, there has been a growing need to create awareness amongst all the stakeholders. Keeping this in view, environmental study is being introduced as a compulsory course for all the learners at undergraduate level. ओके, सो इसमें क्या बोल रहा है कि इसलिए ही, क्योंकि रिस्क पे आ गई है लाइफ्स और लाइवलीहुड्स, इसलिए जो है एक यहाँ पे ग्रोइंग नीड जो है वो क्रिएट हो गई है अवेयरनेस करने की स्टेक होल्डर्स में। स्टेक होल्डर्स कौन है? हम सब स्टेक होल्डर हैं। तो कीपिंग दिस इन व्यू, एनवायरमेंटल स्टडीज इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड एज अ कंपलसरी कोर्स। इसलिए एनवायरमेंटल स्टडीज को एक कंपलसरी कोर्स के रूप में बताया गया है। लर्नर एट अंडर ग्रेजुएट लेवल, इसलिए कंपलसरी कर दिया है लर्नर्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए। दिस ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिट्स, इसमें 3 यूनिट हैं। यूनिट 1 इंट्रोड्यूसेस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज के बारे में बताएगा। उसके बाद में यूनिट 2 जो है वो डिस्कस करता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। फिर यूनिट 3 है डिस्कस अबाउट द मेजर इकोसिस्टम्स के बारे में। इसके बाद अब हम आते हैं यूनिट 1 पे। यूनिट 1 का नाम है आवर एनवायरनमेंट। दिस यूनिट बीइंग द फर्स्ट इन द कोर्स ब्रिंग्स आउट द होलिस्टिक मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड बर्ड एनवायरनमेंट। ये जो है यूनिट, जो कि हमारे जो कोर्स की फर्स्ट यूनिट है, ये एनवायरनमेंट की एक होलिस्टिक मीनिंग को दर्शाती है, यानी कि पूरा एनवायरनमेंट को एक मीनिंग जो है उसकी पूरी संपूर्ण तरीके से वो दर्शाती है एनवायरनमेंट होता क्या है। दिस यूनिट विल आल्सो फोकस ऑन हाउ वी आर लिविंग बींग्स, इन how we as living beings interact with other living and non living components of the ecosystem। तो ये भी बताती है ये कि हम एज ए लिविंग बीइंग अदर लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो है इकोसिस्टम के, उसके साथ में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। फॉर सेंचुरीज ह्यूमन हैव considered the earth and environment as unlimited resources but subtle subtle and gradual changes have altered our environment in many different ways। यानी कि कई शताब्दियों, सेंचुरीज से हम जो ह्यूमन है उनको लगता था कि एनवायरनमेंट जो है वो अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए हम माइनिंग करते रहते थे, पेड़ काटते रहते थे और भी बहुत सारी चीज़ें अभी भी बंद नहीं हुई है। पर
जो छोटे-छोटे जो छोटे-छोटे चेंजेस हुए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हुई, सॉरी, छोटे-छोटे चेंजेस हुए और ग्रेजुअल चेंजेस जो छोटे-छोटे हुए, उसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही अल्टर्ड हो गया है, हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही अलग तरीके से। The concept of sustainable development provides a alternative model for development that could balance between environment and development. द जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक अल्टरनेटिव मोड हमें दिखाता है। जिस तरीके से हमें अभी हमारे एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है कि डेवलपमेंट करने के लिए एनवायरनमेंट जो है उसको नुकसान होता था। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसको इस तरीके से दिखाता है कि ये बैलेंस कर पाए एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि एनवायरनमेंट की भी रक्षा हो, डेवलपमेंट भी हो। दिस यूनिट विल आल्सो डिस्कस द मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। ये यूनिट जो है ये डिस्कस करेगी मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, इसके बारे में भी ये यूनिट जो है डिस्कस करेगी। इसके बाद में जो है यूनिट 2 हमारा जो है, यूनिट 2 का नाम है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, अब ये क्या कह रहा है, दिस यूनिट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इकोसिस्टम। ये जो यूनिट है ये डील्स करती है स्ट्रक्चर जो है इकोसिस्टम का एंड प्रॉपर्टीज जो है इकोसिस्टम की, उससे ये डील करती है। बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोसिस्टम फंक्शनिंग एंड द फैक्टर्स कंट्रोलिंग इट। और किसके बारे में बात करती है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोसिस्टम फंक्शनिंग, जो उसके कॉन्सेप्ट है कि इकोसिस्टम कैसे काम करता है, फंक्शन क्या है उसका, किस प्रकार से काम करता है, और फैक्टर्स जो होते हैं वो जो इसको कंट्रोल करते हैं, ये उसके बारे में बताता है। इट आल्सो डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ इकोसिस्टम, और ये जो है डेवलपमेंट ऑफ इकोसिस्टम कैसे होता है उससे भी डील करता है, यानी कि उसके बारे में भी बताता है। द यूनिट विल आल्सो familiarize you with interacting like interactions like competition, parasitism and mutualism that exist between living beings। इनसे भी ये कॉन्सेप्ट से डिस्कस करेगा। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट तो आपने ये 12वीं में यानी 12th में पढ़ रखा होगा कि कंपटीशन क्या होता है, पैरासिटिज्म, इसमें भी ये बताया जाएगा। दिस यूनिट विल आल्सो focus on how we as living beings interact with other living and non-living components of the ecosystem, and would also become aware that ecosystems are able to maintain homeostasis as by active effort, resisting the tendencies towards disorder। और ये यूनिट जो है ये फोकस भी करता है कि हम जो ह्यूमन बीइंग हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ में कैसे इंटरेक्ट करते हैं इकोसिस्टम के, और हमें अवेयर कराता है कि इकोसिस्टम भी जो है वो होम्योस्टैट बाय एक्टिव इफेक्ट है। होम्योस्टैट, जहाँ तक मैं जानता हूँ, होम्योस्टैट का मतलब वो होते हैं जानवर या फिर एनिमल्स बोल सकते हैं जो अपने बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कर पाते हैं, पर ये लाइन मुझे समझ में नहीं आ रही। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर होम्योस्टैट्स बाय एक्टिव इफेक्ट रेजिस्टिंग द टेंडेंसीज टुवर्ड्स डिसऑर्डर, यानी कि डिसऑर्डर जो है यानी कि बिखरापन, या फिर क्या कह सकते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड बोल सकते हैं, उसके ये रेजिस्ट करती है एक तरीके से। ओके, एंड देन यूनिट 3 जो है उसका नाम है मेजर इकोसिस्टम्स। तो मेजर इकोसिस्टम्स क्या बताता है, दिस यूनिट डिस्कसेस टू ब्रॉड कैटेगरीज। ये जो है यूनिट ये 2 ब्रॉड कैटेगरीज को डिस्कस करती है, नेमली टेरिस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम्स एंड देयर टाइप्स। तो ये बस 2 ही हैं ब्रॉडली कैटेगरीज हैं, जो जिनका नाम है टेरेस्ट्रियल यानी कि भूमि पर जो है, और एक्वेटिक इकोसिस्टम, इन 2 के बारे में और इनके टाइप्स के बारे में ये डिस्कस करेगा इस यूनिट में। मेजर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इंक्लूड्स फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट, वाइल्ड लेक्स, रिवर, ओशन, एस्ट्यूअरीज and wetlands are collectively known as aquatic ecosystem। तो ये जो है फॉरेस्ट के आगे यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आगे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स और लेक, रिवर, ओशंस जो हो गए। एस्टेरीज मुझे अभी नहीं पता है। वेटलैंड्स जो होते हैं वो दलदली इलाके होते हैं, जैसे कि पानी भर रखा है और कीचड़ हो रखा है, वो जो होते हैं वेटलैंड्स होते हैं। ये जो होते हैं ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में आते हैं। बिसाइड you will study about the importance of forests, grasslands and aquatic ecosystem। इनके जो है इम्पोर्टेंस को हम समझेंगे। We hope after studying this block you will acquire an in-depth understanding
ऑफ द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ये जो है जिन्होंने भी ये लिखा है, ये होप करते हैं कि हम ये पढ़ने के बाद में एक्वायर करेंगे, क्या एक्वायर करेंगे, इन डेप्थ नॉलेज एक्वायर करेंगे ये जो फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है इसके बारे में, द प्रोसेसेस रिलेटेड टू देम एंड देयर इंटरेक्शंस विथ अदर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ये प्रोसेस जो है उनके प्रोसेसेस जो हैं वो समझ पाएंगे हम, इन डेप्थ नॉलेज उनके बारे में गेन करेंगे और उनके इंटरेक्शन जो है कंपोनेंट्स के साथ में एनवायरनमेंट के, वो समझ पाएंगे हम। दिस यूनिट वुड अनेबल यू टू यूज इंटेलिजेंस एंड स्किल to the best of your advantage for managing our environment and keep it healthy for future generation। ये जो यूनिट है ये आपको हेल्प करेगी, आपको योग्य बनाएगी ताकि आप यूज़ कर सके आप अपनी इंटेलिजेंस और स्किल्स को, जो कि हर किसी में होती हैं, एक तरीके से टू योर एडवांटेज, यानी कि अपनी योग्यता के हिसाब से अपने यानी कि उसका फ़ायदा ले सके ताकि अपने एनवायरनमेंट को हम मेंटेन कर पाएँ, उसको हेल्दी रख पाएँ फ्यूचर जनरेशन के लिए। आवर बेस्ट विशेस आर विथ यू फॉर दिस एंडेवर। तो ये जो भी काम है इसके लिए हमारी आपकी आपके साथ में बेस्ट विशेस है। तो इसी के साथ में हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो ख़त्म होता है। इसके बाद में अब हमारा आता है यूनिट 1 एनवायरमेंटल स्टडीज़, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि एक डिस्कशन स्टार्ट हो सके। जो भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। सो पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो and I am looking forward to studying with you again. So see you in the next video. Bye bye.